कि हेयर लॉस और हेयर फॉल में क्या डिफरेंस है। हेयर फॉल का मतलब है कि आप बालों को गिरता हुआ वाकई में देख रहे हो। राइट। और हेयर लॉस क्या है? वही बाल हैं, गिर नहीं रहे, लेकिन हर साइकिल में छोटे होते चले जा रहे हैं और वो एक पॉइंट पे इतने छोटे हो जाते हैं कि दिखना ही बंद हो जाता है। इसमें बहुत सारे बाल गिरते हैं, झुंड के झुंड निकलते हैं। कई बार पेशेंट्स पैकेट के पैकेट लेके आते हैं, कितने बाल हमारे गिर गए। सो हेयर फॉल इज रिवर्सिबल। हमें ये वाले हेयर हमारे क्यों नहीं जाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हमारे जो ये वाले हेयर होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है एंड दे आर नॉट एज इजीली अफेक्टेड as the hair in the center. finasteride is very common medicine to suppress the DST, but they scare of finasteride. How is the percentage of people who get affected from the finasteride? So first of all, finasteride is a medicine which has been there for more than 20-30 years. It is not a new medicine. Side effect किसका नहीं होता? अगर आप एरोप्लेन में उड़ रहे हो तो उसका क्रैश होने का चांस होता है. Okay, but are they equally safe? Today in India, exosomes, unless they are isolated from your own blood, they are not supposed to be injected. You're supposed to apply it on the skin. ये जो PRP GFCs होते हैं, जो भी सीरम्स होते हैं, इनका जो मैक्सिमम इफेक्ट है, these treatments are done by the needles, injections. Right. I can understand that needles hurt and everybody is scared out of them, and I think the reason is that all the vaccination that we are done as a child, तो वो जो इंजेक्शन नीडल का फियर होता है वो शुरू से ही बैठ जाता है. शुरू से एग्जैक्टली. व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द हेयर ट्रांसप्लांट? आई हैव सीन कई बार लोगों का डोनेट कम होता है, सिर्फ फ्रंट में हेयरलाइन बना देता है, बाकी पूरा एम्प्टी होता है, व्हिच लुक्स वेरी वेरी बैड. आप ऐसा रिजल्ट दें कि किसी को मालूम ना चले कि ट्रांसप्लांट हुआ है. In a 70 years person opt for the hair transplant. Every second person is losing the hair. But क्या सबका हेयर लॉस हेयर फॉल सेम होता है? इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे कंफ्यूजन्स आज हम समझेंगे डॉक्टर प्रतीक सोनी सर से. डॉक्टर, सबसे पहला सवाल जो हर किसी के माइंड में होता है, हेयर फॉल होता क्यों है? तो यू आर राइट मिस्टर राजीव, हेयर फॉल इज वेरी कॉमन एंड हेयर फॉल को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में एलोपेशिया बोलते हैं. जो एलोपेशिया होता है, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म. देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉस. जैसे एक मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है जो जिसको बॉल्डनेस भी बोलते हैं, जिसमें सर के बीच में बाल कम होने शुरू हो जाते हैं. ओके. ऐसा ही एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है जिसमें लेडीज की हेयर पार्टिंग वाइडन हो जाती है, साइड से बाल खाली होने लगते हैं. फिर एक कंडीशन होती है टीलोजन एफ्लूवियम, जिसमें किसी स्ट्रेस या सर्जरी के बाद सिवियर हेयर लॉस शुरू हो जाता है. फिर देर इज अ कंडीशन कॉल्ड एलोपेशिया एरियाटा. इन दिस कंडीशन इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. उसका ये मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है जिसका काम है कि हमें खांसी, नज़ला, जुकाम, इन सब चीज़ों से बचाए. लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही हेयर को अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है. फिर देर आर सर्टन इन्फेक्शंस लाइक फंगल इन्फेक्शन विच इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन. इट कैन ऑल्सो इंड्यूस हेयर लॉस, स्पेशली ऑन द स्कैल्प. So there are many different types of hair loss, but the hair loss which I see most commonly in my practice are male pattern and female pattern hair loss, and उनका जो relation है that is genetic in nature. डॉक्टर, ये बहुत बार हमने सुना एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. जी. सो व्हाट इज दिस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया? Right. So जो androgenetic alopecia है, it is the most common type of alopecia that I see in my practice. Most of the people who are suffering from this are men in their 20s and 30s. तो होता क्या है कि हम मेन के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन. इस हार्मोन का काम होता है कि वो बॉडी में हेयर ग्रोथ कराए. लेकिन यही हार्मोन हमारे सर के बीच में एक डीएचटी हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो डीएचटी हार्मोन है ये धीरे 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 हमारे हेयर को थिन कर देता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनिचराइजेशन. तो उसका मतलब हमारे हेयर का जो नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन वो हेयर इतने छोटे हो जाते हैं कि वो दिखना ही बंद हो जाते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज द मेल पैटर्न बॉल्डिंग. ये धीरे 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 होता है. ओवर 10 to 15 ईयर्स किसी को बॉल्डिंग होती है. बॉल्डिंग डजंट हैपन ओवरनाइट. 15 से 20 साल लग जाते हैं कई बार बॉल्डिंग होने में. एंड इट इज व्हाट वी सी डे इन एंड डे आउट. एंड अनफॉर्चुनेटली द इंसिडेंस ऑफ इट इज इंक्रीजिंग day by day. More and more people are balding at an earlier and the earlier age. इसका most common predisposition genetic होता है. So when I talk to my patients, 60% patients have a positive genetic history either in their mother's side or their father's side. डॉक्टर, हमने बहुत बार देखा है लोग कंफ्यूज होते हैं हेयर फॉल और हेयर लॉस को लेकर.
पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उनको हेयर लॉस हो रहा होता है। राइट सो मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा और डिटेल में बताएं कि हेयर लॉस और हेयर फॉल में क्या डिफरेंस है। राइट सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हेयर फॉल का मतलब है कि आप बालों को गिरता हुआ वाकई में देख रहे हो. राइट। और हेयर लॉस क्या है कि इट्स अ टाइप ऑफ हेयर थिनिंग कि हेयर इतना छोटा हो गया कि वो दिखना ही बंद हो जाता है. आई गिव यू एन एग्जांपल. द नंबर ऑफ हेयर इन अ बॉय एंड अ गर्ल आर द सेम, right? And when they become into adults, we can see much more hair on the men than in women because हमारे जो बाल होते हैं वो मोटे होते हैं. मोटे होते हैं, तो अगर right। यही बाल पतला हो जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा. Miniaturization। सिमिलरली इन अ मेल पैटर्न हेयर लॉस, वही बाल हैं, गिर नहीं रहे, लेकिन हर साइकिल में छोटे होते चले जा रहे हैं और वो एक पॉइंट पे इतने छोटे हो जाते हैं कि दिखना ही बंद हो जाता है. सो हेयर फॉल तो हुआ ही नहीं, वो हेयर लॉस हुआ. हेयर फॉल का मतलब है कि आप वाकई में हेयर देखते हो गिरते हुए. सो देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड टीलोजन अफ्लूवियम, जिसमें बहुत सारे बाल गिरते हैं, झुंड के झुंड निकलते हैं. कई बार पेशेंट्स पैकेट के पैकेट लेके आते हैं कितने बाल हमारे गिर गए. दैट इज अ हेयर शेडिंग, दैट इज अ हेयर फॉल. एंड इसका मोस्ट कॉमन रीजन होता है सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेस और सम सॉर्ट ऑफ कोई सर्जरी हुई या कोई सिवियर इलनेस हो गई या किसी ने कोई क्रैश डाइटिंग कर ली या कुछ मेडिसिन या कैंसर कीमोथेरेपी, कई बार ये एकदम से हेयर शेडिंग करा देती हैं. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड टीलोजन इफ्लूवियम. So it is different from patterned hair loss where there is a hair loss, whereas in telogen effluvium there is a hair fall. Hair fall, right? Right. So hair fall is reversible, because I heard hair loss is not reversible. So telogen effluvium का जो hair fall होता है, it is by nature reversible. First 2 months में shedding चलती है, third month onwards the hair starts to stabilize और 6 months में generally जो hair fall है वो रिकवर हो जाता है. ओके, राइट. डॉक्टर हमने ये भी देखा है कि हम मेल्स को जैसे आपने बताया, हमें टॉप ऑफ द हेड ही हेयर थिनिंग होता है, मिनिचराइजेशन होता है, जिससे हमारे बाल जाने शुरू हो जाते हैं. सो हमें ये वाले हेयर हमारे क्यों नहीं जाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हमारे बैक ऑफ द हेड के हेयर प्लस हमारे ईयर्स के ऊपर वाले हेयर ये हमेशा सस्टेन करते हैं. हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी यहाँ से इसको डोनर एरिया एज अ चूज करते हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? राइट. सो क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दैट ग्रोज हेयर ऑन द बॉडी, बट ओनली इन 2 parts of the body they convert to DHT. One is our prostrate gland and another is the center of our scalp. जो DHT हार्मोन है वो बनता ही यहाँ पे है, वो इस एरिया में बनता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ के जो हेयर हैं वो बहुत इजीली शेड नहीं होते. सो फॉर एनी हार्मोन टू वर्क दे हैव टू अटैच टू अ रिसेप्टर एंड दोज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओनली इन दिस एरिया. सो जो ये वाले हेयर होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है एंड दे आर नॉट एज इजीली अफेक्टेड एज द हेयर इन द सेंटर. तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, इन बालों को लगाते हैं, तो हमने नोट किया कि जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं उनका सर्वाइवल नॉर्मल बालों से ज़्यादा होता है. ज़्यादा होता है जी. बट ऐसा है कि वो सस्टेन करते ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो क्या होता है कि व्हेन वी ट्रांसप्लांट द हेयर, जैसे हम डोनर एरिया से यहाँ पे लगाते हैं, so that DHT hormone attacks these hair also. Okay. लेकिन these hair are stronger than the conventional hair, so their survival is more. And if you do certain medications which are prescribed like finasteride or minoxidil, तो इन बालों का survival बढ़ाया जा सकता है. That's why I explain to all my patients that when we are planning for a transplant, even after a transplant you must take medication. क्योंकि जो DHT उसको तो हम हटा ही नहीं सकते. We cannot remove testosterone from a man. Right. That's what makes his manhood. The best we can do is slow down the process. Okay. And the slowdown also depends person to person. Of course, every individual is different. So in androgenetic alopecia, some people are fast balders, some people are slow balders. So if a person is a fast balder, matlab he is balding at a very rapid pace, it makes sense first to stabilize his hair loss and then opt for a hair transplant. Vis-a-vis, if somebody's hair loss is very slow or it is totally stabilized, they are better candidates for hair transplant. Okay. डॉक्टर हमारे पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर लॉस कंडीशंस? सपोज लाइक किसी का माइल्ड हेयर लॉस है, किसी को मॉडरेट है, किसी का एडवांस है. सो हमको क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम उनको ऑफर करते हैं और क्या कर सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या उनको मिल सकता है? राइट. सो हम ब्रॉडली हेयर लॉस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर.
माइल्ड मतलब हेयर फॉल जस्ट शुरू ही हुआ है, मॉडरेट मतलब हेयर थिनिंग दिखनी शुरू हो गई है, and severe hair loss मतलब completely a person has gone bald. So in the earlier stages medication gives a very good result. उसका रीज़न ये है कि आप जितनी जल्दी मेडिकेशन शुरू करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज वंस द हेयर इज डेड नो मेडिकेशन और एनी थेरेपी कैन हेल्प. यू कैन नॉट ब्रिंग बैक अ डेड हेयर, बट जो आपका एग्जिस्टिंग हेयर है उसकी आप लाइफ बढ़ा सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज मेडिकेशन. We start the medication to delay the balding process. There are medications like minoxidil, finasteride. There are some multivitamins available. Some shampoos, therapeutic shampoos are also available which help. अगर medication help नहीं कर पा रही है, hair fall उसके बाद भी बढ़ रहा है, then we go for some therapy. So these therapies generally injectable in nature. क्योंकि आप समझिएगा आप हेयर लॉस के लिए दवाई क्या कर लोगे, या तो आप कोई मेडिसिन लगाओगे सर पे, लेकिन आप कोई सर में मेडिसिन लगाओगे तो थोड़ा ही रूट तक पहुंच पाएगा. सिमिलरली व्हेन यू ईट एन ओरल पिल, वो पहले पेट में जाती है, पेट से ब्लड में जाती है, इट रोटेट्स ऑल ओवर द बॉडी, ओनली 1 or 2% reaches the scalp. So when you want a stronger effect, you deliver the medicine right at the level of the root with the help of injections. So there are certain injections available like PRP और GFC, जिसमें हम बालों की रूट्स में ग्रोथ फैक्टर इन्फ्यूज करते हैं. अभी एक QR678 थेरेपी भी अवेलेबल है which has got a mixture of amino acids as well as synthetic growth factors which helps to stimulate the hair growth. अब exosome therapy भी आ गई है which again helps to stimulate the hair growth. और इन सब चीज़ों के बाद भी अगर हम hair loss ना रोक पाएं, then we can opt for a hair transplant. In the hair transplant, what we do is we take some stronger roots which are from the back of the head or from the beard area, and we transplant that to areas where hair thinning is happening. Okay. So those are the broad options available. डॉक्टर बहुत सारे क्लाइंट्स का ये क्वेरी होता है कि फिनेस्ट्राइड इज वेरी कॉमन मेडिसिन टू सप्रेस द DHT, बट दे स्केयर ऑफ फिनेस्ट्राइड. सो आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ is the percentage of people who get affected from the finasteride? Right. So first of all, I would like to tell you that there is an agency called US FDA, Food and Drug Administration of US, which is one of the most respected agencies in the world, and it actually checks whether a drug is effective or not and whether there are any harm to the human body. So first of all, finasteride is a medicine which has been there for more than 20-30 years. It is not a new medicine. जैसे कोविड की वैक्सीन है, हमें ये नहीं पता कि उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी न्यू थिंग. बट व्हेन अ ड्रग हैज बीन देयर फॉर 15, 20, 25 years, you know what the potential side effects can be, and it has been studied, and US FDA has given approval to finasteride for male pattern hair loss. So you can imagine, अगर कोई ड्रग इतनी ही हार्मफुल होती, why would it get a US FDA approval? True, that's the first point. Second point is it is also the cheapest possible medicine फॉर टारगेटिंग हेयर लॉस. अगर आप कुछ भी करोगे, चाहे मिनॉक्सिडिल कर लीजिए, चाहे कोई लेजर या कोई PRP, दे आर एटलीस्ट 10 times more expensive than finasteride. So finasteride is one of the cheapest and one of the most effective measures for slowing down or stopping male pattern hair loss. That being said, there is no medicine which doesn't have side effects. Side effect किसका नहीं होता? अगर आप एरोप्लेन में उड़ रहे हो तो उसका क्रैश होने का चांस होता है. देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद एवरीथिंग. रिस्क इज एवरीवेयर. अगर आप एक क्रोसिन की गोली भी खाएंगे, अगर 100 लोग क्रोसिन की गोली खाएंगे तो एक या दो को साइड इफेक्ट हो जाएगा. डिड यू नो दैट 1 out of 10,000 people who takes a paracetamol, they can experience a very very severe life threatening effect also. So risk is everywhere. Risk is with finasteride also. The finasteride risk is almost 3 to 4%. That means अगर 100 people ये finasteride medicine ले रहे हैं, 3 to 4 have it. And this side effect is idiosyncratic, which means it is not dose dependent. It just happens to some people. Okay. So the good point is that if 100 people are taking, about 90-25 don't get a side effect. And that is a very very good ratio for medical science. अगर medical science में कोई भी चीज 60 से 65% ज़्यादा effective है, we consider it a very good ratio. Right, sir. Right. So side effects happen with finasteride, but in most people whom I have seen, they happen within 7 to 10 days. And they are reversible on stoppage. So, yes, most important. Yes, so even first of all, the chance of side effect is very rare, and secondly, अगर वो होता भी है, it is reversible on stoppage. और आजकल ट्रेंड कर रहे हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, PRPs, जैसे आपने मेंशन किया, PRPs में भी डिफरेंट PRPs आ गई हैं. सो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं PRPs को लेकर.
because they don't know actually, because they come just with the problem. They Right. don't know, they want to know from our end, Right. because they're seeking the solution. Right. So what is the difference between these kind of therapeutic measures, PRP, normal PRP, advanced PRP, Right. QR678? Yes. So what happens is that हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग कैपेसिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी हड्डी भी टूट जाए, इट कैन एक्चुअली रिपेयर. सो जो हीलिंग होती है, देयर आर सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स इन आवर बॉडी विच आर प्रेजेंट इन द सेल्स कॉल्ड प्लेटलेट्स. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है बिकॉज दे हैव ग्रोथ फैक्टर्स विच आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग द बॉडी. बट यू कैन इमेजिन दैट अगर ये ग्रोथ फैक्टर्स हमेशा ही एक्टिव रहेंगे तो विल बिकम जायंट्स, राइट? So around 16 to 17 years of age, these growth factors become inactive. They are there in our body. कहीं भी चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो they become active. They cause the healing, then they go inactive. Okay. So what we are doing is we are taking some blood, filtering out the platelets, and उनके अंदर growth factors होते हैं. तो we initially started with doing PRP, जिसमें हम platelets inject करते थे, platelets के अंदर growth factors से. Now the issue was कि अगर प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स है, अगर प्लेटलेट बर्स्ट नहीं हुए तो वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज नहीं होंगे और रिजल्ट नहीं देंगे. करेक्ट. सो विद पीआरपी थोड़ा सा वी फेस दिस इशू दैट रिजल्ट मे बी अ लिटिल अनप्रेडिक्टेबल. सम पीपल गेट गुड रिजल्ट, सम पीपल गेट नॉट सो गुड. सो GFC इज nothing but the second generation of PRP. In GFC we isolate growth factors from the platelets. Okay. So the platelets are burst in the milieu and the growth factors are isolated. So अगर आप एक GFC का अगर प्लेटलेट काउंट करवाएंगे तो वो जीरो आएगा. There will be no platelets found in the GFC. It's all growth factors. So the size has reduced. If the platelet is this big, the growth factors have become smaller than that. So when the particle size becomes smaller, the absorption into the body is better. Okay. अब exosomes आ गए. Exosomes are even smaller. They are in nanometer size. They are so small that they can even enter the cell easily. So as the technology is advancing, the molecular size of the medicine is shrinking more and more. And it is becoming more and more effective. So we can isolate exosomes from our own plasma, or we can isolate from like the umbilical cord, or from the bone marrow of other humans, or we can extract them from the plants. Okay. So in my opinion, exosomes are more effective than GFC, which is more effective than PRP. QR678 is synthetic growth factor. So for example, जैसे हम पहले बॉडी ऑगमेंटेशन करते थे, पहले हम बॉडी से फैट निकाल के इंजेक्ट करते थे, देन सिंथेटिक फिलर्स केम. सिमिलरली व्हेन वी हैव टू टेक आउट द ब्लड एंड फिल्टर आउट द ग्रोथ फैक्टर्स, इट टेक्स टाइम, 1 to 1.5 hour लगता है. इसी को अगर हम सिंथेटिक ग्रोथ फैक्टर्स यूज कर लें, दैट इज द QR678. इट हैज गॉट सिंथेटिक ग्रोथ फैक्टर्स एंड सम अमाइनो एसिड्स व्हिच combine and then they help to stimulate the hair growth. Okay, but are they equally safe? So yes, in my experience, they are very safe. See, when you're doing a PRP or you're doing a GFC, they are from your own blood. So the question of safety is because you're using your own blood to inject. Now, when you come to exosomes, there are two sources of exosomes. Either we can isolate from a person's own body, or we're getting from an exogenous source. So if you're getting from the person's own body, again, very safe. अब आप exogenous source से ले रहे हैं, तो there are two sources: a plant-based source or an animal-based source. Plant-based source again are considered very safe, but when it's an animal-based source like umbilical cord from pool donor areas, there's some amount of risk whether the जिनका भी प्लाज्मा लिया गया है, जिनका भी umbilical cord sample लिया गया, whether they were disease free or not. Correct. तो उसमें there is a bit risk. So as of today in India, exosomes, unless they're isolated from your own blood, they are not supposed to be injected. You're supposed to apply it on the skin. Okay. Yes. So I feel that जो injectable exosomes हैं, their result will be better than the ones you're just applying, because when you're applying something on the skin, the absorption might not be as good as if you have injected it. Also, doctor, these treatments are done by the needles, injections, Right. and people have fear. Most of the people have fear. They hear about it, and they just take the decision to not to get it done. So I just want to know what kind of needle what we use and what kind of precautions we take to minimize the pain for such Right. procedures. So I can understand that needles hurt, and everybody is scared out of them. And I think the reason is that all the vaccination that we are done as a child, तो वो जो इंजेक्शन नीडल का फियर होता है वो शुरू से ही बैठ जाता है. शुरू से, exactly. That being said, we try to take a lot of precautions to minimize the pain.
First is that we apply topical anesthesia because PRP process में about 1 hour लगता है. So during that time we apply anesthesia so that the scalp becomes a little numb. The second thing we do is that we give injectable anesthesia also, so that injectable anesthesia में क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे nerve block दे दिया है तो पूरा scalp सुन हो जाता है. So thereafter whatever injections you do, they are almost painless. The third thing is what we do is we use a very tiny gauge of the needle. So we use an insulin syringe. This is the same needle जो एक diabetic individual अपने आप को खुद insulin देने में help करता है. That's why they are called insulin syringes. We are using those. They are very very thin. Of course, they cannot be absolutely painless, but the next best to it. Then we also use certain vibration. So vibration से क्या होता है कि the person gets distracted. So we have seen that it helps to reduce the pain by from 20 to 30%. So those are some of the things that we are trying to do in our practice to reduce the pain. And how happy people are with such treatments? How much can they help actually to delay the thinning? Because this is a progressive disorder. Yes. So this keeps happening actually. Yes. So the first thing to understand is that this is not something you do just once or twice and you are done with it. It is something that requires long-term maintenance because male pattern hair loss or a female pattern hair loss is a gradually progressive disorder. ये जो PRP GFCs होते हैं, जो भी serums होते हैं, इनका जो maximum effect है वो 1 month तक रहता है, and then their effect starts to wane, and 3 months के बाद ये खत्म हो जाता है. So it is advisable that at least once in 3 months a person does their sessions ताकि उनका कुछ ना कुछ result तो रहे. Now regarding the result, there is a lot of evidence. So evidence is not in doubt. We have studies which have been done over hundreds of patients and they have shown that these therapies help. But of course, they don't help everybody. So it depends. If a person has a very, very slowly progressing hair fall, then the results are quite good. If somebody is having a very massive or a rapid hair fall, we might not be able to stop it, but we can definitely slow it down. Okay. So what I have seen is that in the first 2 months of therapy, we see the hair shedding का जो process अब slow हो जाता है, and third month onwards we also see कि जो hair का diameter है that starts to thicken, and over 6 months we see the overall hair quality है वो भी better हो जाती है. The hair get more shiny, they look stronger, they break less easily. But to see this change, at least 3 to 4 sessions over 6 months are required. So what I recommend to my patients is that you initially do once monthly sessions for 3 months, and then you do maintenance once in 3 months at least. Okay. That is what is recommended. And also, do we take any pictures before and after just to see what kind of effect are they getting out of this treatment? Yes. So the issue with male pattern hair loss is that you don't see instantaneous results. It's there's no magic pill. It takes at least 3 to 6 months for us to notice some change. And because the person तो अपने बाल हर रोज देख रहा है तो उसे इतना आइडिया लग नहीं पाता. आइडिया या तो लगता है कोई उसको 2 या 3 महीने बाद देख रहा हो और कंपेयर करके हाँ आपकी ग्रोथ बढ़ गई है, दैट इज वन वे. और एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस इज टू टेक पिक्चर्स. So pictorically, we can appreciate whether there is some change or not. Pictures are a very good way to find out whether the progress is happening or not. Of course, there are issues with it. जैसे कई बार अगर फ्लैश ज़्यादा हो तो हेयर कम लगते हैं, अगर लाइटिंग कम कर दो तो हेयर ज़्यादा डेंस लगते हैं. सिमिलरली अगर कैमरा अलग हो तो उसमें भी थोड़ा हेयर फॉल का डिफरेंस अलग लग सकता है. या कई बार अगर हेयर कट अलग टाइम्स पे कराया हो, अगर मान लो किसी ने प्री फोटोग्राफ हेयर कट के बाद ली और पोस्ट फोटोग्राफ हेयर कट 2 महीने बाद ली, सो तो पोस्ट में ज़्यादा घनापन लगेगा बिकॉज द हेयर आर लॉन्गर. फिर इफ द हेयर आर वेट दे लुक लेस डेंस. So the photographs have to be taken in the exact parameter, ideally with the same length and with the same color also. So अगर मान लो आपके hair white है और आपने dye कर लिया, they will look much denser. Much denser, right? So there are some issues with it, but yes, photographs, serial photographs is a great way to see whether the result is happening or not. सो डॉक्टर अभी तक हमने बात किया बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर. करेक्ट. आपका मेडिसिनल पैरामीटर्स प्लस आपका थेरेपेटिक पैरामीटर्स. सो ये हो गया आपका प्रिवेंटिव. लेकिन अगर किसी को हेयर लॉस हो चुका है तो उसको तो आप हेयर ट्रांसप्लांट ही सजेस्ट करेंगे जी. अब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मुझे बताइए कि हाउ सेफ इज द हेयर ट्रांसप्लांट. बिकॉज अभी आजकल हम सुन रहे हैं कि
कहीं कहीं इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं. सो क्या रीजंस होते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए सर्जरी के लिए? हेयर ट्रांसप्लांट कैसे सक्सेसफुल बनता है? सो So hair transplant is one of the surgeries with a very very high success rate. And that being said, it is very important to choose your patient correctly. Since it is a cosmetic treatment, you should not do the surgery if there are any known health risk factors. जैसे if somebody is diabetic and sugars are uncontrolled, अगर आप surgery करेंगे the chances of infection are high. Similarly, अगर somebody has uncontrolled blood pressure or somebody is on blood thinners, somebody has had a heart issue, all these patients ideally should not be operated on to reduce the risk. If you are operating on hale, hearty individuals, then the risk is minimal. I have so far in my career not seen any problem because we only opt for healthy individuals. We also conduct a series of blood tests to check that everybody is fit and is a good candidate for the procedure. okay, is there any criteria related to the age? No, age is no bar. As long as you are healthy, you are not on blood thinners, you do not have fits, you are not a chronic smoker, you are not alcoholic, and your liver enzymes are deranged, or you're not diabetic, then there is no problem. So can a 70 years person opt for the hair transplant? Why not? They can. Okay. Age is no bar. The only thing is that with age, the donor area also thin and the donor area reduces. So the amount of area which can be covered reduces. But that being said, if you are otherwise healthy, age is no bar for a hair transplant. Okay. And what should be the expectation from the hair transplant? Because many times हम देखते हैं हमारे पास पेशेंट्स तब आते हैं जब उनका हेयर लॉस 5th 6th ग्रेड पर होता है. So what kind of expectation should we set, or what kind of expectation they should have? So it is very important to set the expectations right, because most of the dissatisfaction from hair transplant happens when something different has been promised and something different is delivered. Because hair transplant is a surgery of supply and demand, right? तो demand तो high है, लेकिन उतनी supply भी होनी चाहिए. So we need to have the sufficient number of grafts to fulfill that area. अगर हमें requirement है 8,000 grafts की और आप लगा 5,000 रहे हैं, so that may lead to dissatisfaction. अब इसके भी 2-3 parts होते हैं. अब let's say that somebody requires 8,000 और आपने 5,000 सब जगह फैला के लगा दिए, you will get low density everywhere. But अगर आप कुछ ही एरिया में compact करके hair लगाते हैं, so you may get much better results. So I have seen कई बार लोगों का donor area कम होता है, सिर्फ front में hairline बना देता है, बाकी पूरा empty होता है, which looks very very bad. Exactly. So I feel that an honest communication as to how much area can be covered should be told to the patient. Secondly, rather than trying to become a hero, it is better कि आप एक natural, reasonable result दें. बहुत आगे hairline ना बना दें कि पीछे के grafts ही ना बचें. आप ऐसा result दें कि किसी को मालूम ना चले कि transplant हुआ है. थैंक यू डॉक्टर प्रतीक, आज हमारे साथ शो में बने रहने के लिए. आज आपने हमारे बहुत से डाउट्स को क्लियर किया. क्या होता है हेयर फॉल, क्या होता है हेयर लॉस, क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. थैंक यू सो मच ऑडियंस हमारे साथ बने रहने के लिए. आई एम श्योर आज आपके बालों से रिलेटेड सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे. हेयर फॉल क्या होता है, हेयर लॉस क्या होता है. अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स पेंडिंग है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए. हम उसके भी आंसर आपके पास लेकर ज़रूर पहुँचेंगे. आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू सो मच.